हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइज, अभी तक हमने डिस्कस किया है रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बारे में और इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को लेकर के, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन या फिर कार्बन आयन और कार्बीन्स के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, फर्स्ट थिंग इज कार्बोनियम आयन। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोनियम आयन के बारे में, जिसका दूसरा नाम है कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बन की कैट या फिर कार्बन बिल्ली हम इसको बोल देते हैं। कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन को याद रखने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स भी याद रखने होंगे। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, उसी तरीके से सबसे पहले हम कार्बोनियम आयन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। कार्बोनियम आयन, नियम आयन को आप याद रखिएगा। कार्बोनियम जब कभी भी आता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज की बात करेगा, या आप इसका दूसरा नाम याद रखिए बस। कार्बोनियम आयन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोकेटायन। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कैटायन यानी कि कैट, और कैट की आंखें होती हैं ऐसी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना, कैट की आंख कैसी होती हैं? ऐसी होती है ना। ये इसकी मूंछ बन गई देखो, और ये इसका मुंह आ गया, ये इसके कान आ गए। तो कैट की जो आंखें हैं वो कैसी हैं? पॉजिटिव बनी हुई हैं। इसका मतलब कार्बोनियम आयन जो है वो कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज दिखाया है, तो इसका मतलब ये कार्बोकेटायन है। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुई, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहीं पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब कार्बोनियम आयन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कार्बन एटम पोजेस 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आप काउंट करके देखिएगा, जितने भी कार्बोकेटायंस होते हैं उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जहां पर भी आपको ये कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेगी विद द पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब वो एक कार्बोकेटायन है, कार्बोनियम आयन है। अब जब ये 6 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, दूसरी चीज़ ये क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यानी यहाँ पर जो ये कार्बन होगा वो कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसे? आप स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करिए। स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या फिर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो देखिए, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3, टोटल बॉन्ड पेयर हुए हमारे पास 3। लोन पेयर कितने हैं? 0। लोन पेयर तो है ही नहीं ना। तो जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp2। अगर अभी तक आपने हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप स्टेरिक नंबर की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। सो कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायंस आर sp2 हाइब्रिड स्पीशीज। अगर शेप की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब कभी देखने के लिए मिलता है वहां पर शेप होती है ट्राइंगुलर प्लेनर। अगर मैं एक ऑर्डर की बात करता हूं, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन का एक पर्टिकुलर ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी ग्रुप में। यानी कि देखिए, अगर मैं बात करूं सिंगल कार्बन की यानी कि मिथाइल ग्रुप की, या मैंने बात करी दो कार्बन मैंने इसके साथ एक कार्बन यहाँ अटैच करा दिया, तो ये क्या बन गया? प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया, क्योंकि इस मिथाइल ग्रुप के साथ यानी कि इस कार्बोनियम आयन के साथ केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो गया? प्राइमरी कार्बोनियम आयन हो गया। अगर मैं क्या करूं, दो कार्बन को कनेक्ट कर दूं, देखो एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सेकेंडरी कार्बोनियम आयन हो गया। सिमिलरली अगर मैं 3 कार्बन लगा दूं, 1 2 3, तो ये कैसा हो जाएगा? टर्शरी कार्बोनियम आयन हो जाएगा। तो अब आपको इनकी स्टेबिलिटी याद रखनी है। यहाँ से ये जेईई मेंस, एडवांस नीट में क्या होता है, डायरेक्टली एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर मिथाइल ग्रुप है खाली तो वो लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्ट होंगे मिथाइल ग्रुप के साथ। यानी कि टर्शरी जो हमारे पास कार्बोकेटायन है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है, वो मोस्ट स्टेबल स्पीशी होगी। जैसे जैसे ये नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? स्टेबिलिटी भी कम होती चली जाएगी। अब देखो, जैसे यहाँ पे सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी कैसा हो गया? प्रोपाइल हो गया, है ना। सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकेटायन हो गया। यहाँ पर कैसा हो गया? प्राइमरी इथाइल कार्बोनियम आयन हो गया या कार्बोकेटायन हो गया, और ये नॉर्मली क्या है? मिथाइल कार्बोनियम आयन है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ याद रखेंगे कि इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड।
क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये न्यूक्लियोफाइल से, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की स्पीशीज क्या कहलाती हैं? लुईस एसिड कहलाती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगी वो क्या होंगी? लुईस बेस होंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन की। एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो कि कार्बोकेटायन के लिए आप लोगों को याद रखना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्डर भी आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोकेटायन में वो होती है ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन की, फिर आता है डाईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, फिर ट्राईपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम आयन, फिर आता है ट्राईफिनाइल कार्बोकेटायन, फिर आता है डाईफिनाइल कार्बोकेटायन, फिर आता है फिनाइल कार्बोकेटायन, फिर ये आपके पास प्रोपाइलिन ग्रुप आ जाता है कार्बोकेटायन का, और फिर ये प्रोपीन, और फिर ये आ जाता है टर्शरी ब्यूटाइल आ जाता है, फिर आपके पास सेकेंडरी इथाइल आ जाता है, फिर ये क्या आ जाता है? प्राइमरी आ जाता है ना, और ये क्या आ जाता है? मिथाइल ग्रुप आ जाता है। तो इस तरीके से ये करेक्ट ऑर्डर है स्टेबिलिटी का जो आप लोगों को याद रखना है। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसमें से कितनी भी स्पीशी को आपको एक पर्टिकुलर करेक्ट ऑर्डर में पूछा जा सकता है फाइंड आउट करने के लिए। तो ये था आपका कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। सिमिलर इसी की तरह हम बात करेंगे अब कार्बन आयन को लेकर के, जैसे कि कार्बोनियम आयन में यानी कि कार्बोकेटायन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज थी, इसी तरीके से यहाँ पर क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थी, ये कैसी हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी यानी कि निगेटिवली चार्ज स्पीशी हैं। आप देख पा रहे होंगे कार्बन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, चार्ज लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हाई होते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि मिथाइल के पास यानी कि मिथाइल कार्बोकेटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? केवल 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है कि जो कार्बोकेटायन होते हैं कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, व्हाइल कार्बन आयंस कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो कार्बोनियम आयन थे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे, लेकिन जो कार्बन आयन हैं यानी कि निगेटिवली चार्ज स्पीशी हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक लोन पेयर है। आप स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करिए, देखिए स्टेरिक नंबर कैसे आएगा बताइए? नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर है 1 2 3, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर टोटल हो गए 3, लोन पेयर कितना है? 1, टोटल स्टेरिक नंबर आया 4। और जब 4 स्टेरिक नंबर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है कोई स्पीशी तो वहाँ पर शेप आती है पिरामिडल, यानी कि जितने भी कार्बन आयन्स हम देखेंगे उनकी शेप ऑलमोस्ट कैसी होगी? पिरामिडल शेप होगी। अब दूसरी चीज, जैसे हमने वहां देखा कार्बोनियम आयन में दे कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, सिमिलरली कार्बन आयन कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। वो न्यूक्लियोफाइल से एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन कार्बन आयन किससे डोनेट करेंगे? ये इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। वहाँ जितने भी कार्बोनियम आयन थे या कार्बोकेटायन थे वो लुईस एसिड थे, लेकिन कार्बन आयन्स कैसे होते हैं? लुईस बेस होते हैं ड्यू टू द डोनेटिंग नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। मिथाइल कार्बन आयन की अगर मैं बात करता हूँ तो CH3 के ऊपर क्या लगा दीजिए? एक नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल कार्बन आयन बन जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पर ये ऑर्डर जस्ट अपोजिट था, है ना, वहां पे ऑर्डर ये था कुछ। कार्बोनियम आयन के लिए मिथाइल ग्रुप लेस्ट स्टेबल था, फिर ये उससे ज़्यादा स्टेबल था, ये उससे ज़्यादा स्टेबल था, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल था। लेकिन कार्बन आयन्स में जस्ट अपोजिट हो जाता है कि जिस कार्बन से जितने ज़्यादा यानी कि जिस मिथाइल ग्रुप से या मैं कहूँगा कार्बन आयन से जितने ज़्यादा कार्बन जुड़े होंगे वो उतना लीस्ट स्टेबल होने वाला है, और जो मिथाइल कार्बन आयन है वो हाइयर स्टेबल होने वाला है, हाईएस्ट स्टेबिलिटी होगी उसके पास। तो ये करेक्ट ऑर्डर है जो आप लोगों को याद रखना है। ये सीक्वेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट कार्बन आयंस। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है कि ये स्पीशी कुछ इस तरीके से आपको ऑर्डर मिलेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल है, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव लीस्ट स्टेबल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव सबसे कम स्टेबल है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड घटते जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी भी कम होती
जा रही है। अलाइल और बेंजाइल कार्बन आयंस दो प्राइमरी और आर मोर स्टेबल देन सिंपल प्राइमरी एल्काइल कार्बन आयंस। जितने भी हमारे बेंजाइल कार्बन आयंस हैं या अलाइल कार्बन आयंस होते हैं वो सिंपल प्राइमरी एल्काइल कार्बन आयंस से ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पर ये रेजोनेंस शो कर रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिले कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, बेंजाइल एलाइल वाले या फिर एल्काइल वाले, तो आप लोगों को वहाँ पर बेंजाइल एलाइल कार्बन आयंस को ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर पर फाइंड आउट करना है। अगला ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है, फिनाइल ग्रुप के साथ CH2 नेगेटिव जुड़ा हुआ है, 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं CH नेगेटिव, 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं C नेगेटिव। तो फिर वही चीज़ आ गई है, जितने ज़्यादा फिनाइल ग्रुप जुड़ते जा रहे हैं C नेगेटिव के साथ कार्बन आयन के साथ, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। ये चीज़ अभी हमने देखी कि बेंजाइल कार्बन आयंस जो होते हैं वो नॉर्मली कार्बन आयन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक और ऑर्डर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, NO2 वाला कि विदाउट NO2 वाला या OCH3 वाला। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बन फ्री रेडिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। कार्बन फ्री रेडिकल्स आर द स्पीशीज हैविंग ट्राइवेलेंट कार्बन एटम। यहाँ पर क्या होता है, ये ट्राइवेलेंट कार्बन एटम को बियर करने वाली होती हैं और ये कोई भी चार्ज को कंटेन नहीं करती, जिसकी वजह से इन्हें फ्री रेडिकल बोला जाता है। यानी कि दे कैन नॉट कंसिडर एज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरी चीज ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होते हैं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके पास पाए जाते हैं, सो दैट दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल स्पीशीज। अगर बात करूं फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी की, तो फ्री रेडिकल स्पीशीज बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, जिसकी वजह से हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो दीज आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी, है ना, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और शॉर्ट लिव्ड है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, जिसकी वजह से इनको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी कंसीडर किया जाता है। और ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है कि ये कार्बन फ्री रेडिकल जितने भी होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को कंटेन करते हैं। इसका मतलब जो मिथाइल फ्री रेडिकल होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल का जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करता है। आप यहाँ डायग्राम में इस चीज़ को देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये क्या है, एक मिथाइल कार्बोनियम आयन है, सॉरी फ्री रेडिकल है ना, मिथाइल फ्री रेडिकल है, जिसमें कि ये जो कार्बन है, देखिए यहाँ पर ये सीधा सीधा ये क्या होगा, 3 H जुड़े होंगे और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि ओड इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा होगा, जिसकी वजह से ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होते हैं। एक स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल भी आप लोगों को याद रखना है, जिस तरीके से हमने याद किया किसके लिए, कार्बोनियम आयन के लिए और कार्बन आयन के लिए, उसी तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल भी इंपॉर्टेंट है। ट्राइफिनाइल मिथाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, बेंजाइल उससे कम स्टेबल होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे फिनाइल ग्रुप ज़्यादा है, टेंडेंसी ऑफ फिनाइल ग्रुप बढ़ी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ गई, फिनाइल ग्रुप की टेंडेंसी कम हुई तो स्टेबिलिटी कम हो गई। अलाइल ग्रुप थोड़ा और लेस स्टेबल होगा, 3rd डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, मिथाइल और विनाइल, इस तरीके से ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी के डिक्रीज होने का। आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से। देखिए ट्राइफिनाइल मिथाइल क्या है, ये है C6H5 का होल थ्राइस C। बेंजाइल फिनाइल ये आपके पास आ गया है डाइफिनाइल वाला, फिर ये आ गया है बेंजाइल फिनाइल वाला, फिर ये आ गया है एलाइल वाला, फिर ये आ गया है 3rd डिग्री, ये आ गया 2 डिग्री, ये आ गया 1 डिग्री, और फिर आ गया है आपके पास मिथाइल, और फिर आ गया है आपके पास विनाइल। तो ये ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है। ये जो ऑर्डर है वो एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ दी फ्री रेडिकल्स आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। पहली चीज जो आप लोगों को याद रखनी है कार्बीन्स के लिए कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं और सेम ऑर्बिटल के पास इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। तो सिंगलेट कार्बीन हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। एक ही ऑर्बिटल के अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है किसी स्पीशी के पास अगर, तो वो स्पीशी कैसी होगी, सिंगलेट कार्बीन होगी। दूसरी चीज इनकी शेप कैसी होती है, एंगुलर ये होती है और प्लेनर शेप पाई जाती है। प्लेनर और एंगुलर शेप इनकी होती है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करें अगर
तो ट्रिपलेट कार्बिन हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो जो सिंगलेट कार्बिन होती है उसके पास सेम ऑर्बिटल के अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो ट्रिपलेट कार्बिन होती है उसके पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। ट्रिपलेट कार्बिन और ऑल्सो कॉल्ड बाई रेडिकल और बाईवेलेंट फ्री रेडिकल, इसको हमेशा बाई रेडिकल या बाईवेलेंट फ्री रेडिकल भी बोला जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपलेट कार्बिन इज sp हाइब्रिडाइज्ड और इसकी जो शेप होगी वो केवल एंगुलर होगी, जबकि जो सिंगलेट वाली है वो कैसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है और प्लेनर और एंगुलर होती है। आप इसको डायग्राम से समझ पाएंगे। देखिए डायग्राम में यहाँ पर सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों को दिखाया गया है। जो बॉन्ड ये डॉटेड है ये बैक साइड का बॉन्ड है, ये पीछे की साइड बॉन्ड बनाया गया है, और जो बाहर ये वाला डार्क वाला आपको दिखाई दे रहा है ये आउटसाइड बॉन्ड है। यानी कि जब कभी भी हम 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी मिथाइल की या मीथेन की, तो यहाँ पर हमेशा ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 बॉन्ड हमें दिखाने होते हैं, एक इनसाइड द प्लेन होता है और एक आउटसाइड द प्लेन होता है। तो इनसाइड द प्लेन जो होता है वो डॉटेड होता है, लाइनिंग वाला बॉन्ड होता है, और जो डार्क वाला है जो फुलफिल्ड है वो आउटसाइड द प्लेन है। तो सिंगलेट वाले में क्या हो रखा है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर, सिंगलेट वाले के अंदर क्या हुआ है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ट्रिपलेट वाली में डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अब स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो जो ट्रिपलेट कार्बिन होती है वो मोर स्टेबल होती है देन सिंगलेट कार्बिन। अब ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के अंदर हैं। इस वजह से क्या होता है, जो सिंगलेट कार्बिन होती है वो लेस स्टेबल हो जाती है ट्रिपलेट कार्बिन से। तो गाइज ये था आप लोगों का कुछ ये थी आप लोगों के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जिसमें कि हमने आज देखा कार्बोनियम आयन, कार्बेन आयन और कार्बिन्स के बारे में। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, शब ब खैर।